हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइव आ जाइए ताकि लाइव सेशन को शुरू किया जाए। और आज का जो क्लास है, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 हमने पढ़ा, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी की क्लासेस की। फिर उसका हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद उसका बारी आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे काफी ज्यादा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सेशन को शेयर करिए क्योंकि आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, क्या करिए कि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आपको बायोलॉजी से डर लगता है, अगर आप ये क्लास को कांस्टेंट देखेंगे बिल्कुल बिना किसी बातचीत के, तो 100% गारंटी है कि क्लासरूम में ही ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135, है ना। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग क्या करिए कि फटाफट से आप लोग क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हैक कर गया है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या है, 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य बैच, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऐप पे भी क्लास होगा, नहीं। लक्ष्य बैच बाबू पूरा यूट्यूब पे फ्री है। थ्योरी की क्लासेस, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस, सब्जेक्टिव की क्लासेस, गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारे के सारे जितने भी क्लासेस होंगे यूट्यूब पे होंगे। और पीडीएफ नोट्स आपको मात्र 499 रुपया में मिलेगा। तो अगर आप लोग ये पीडीएफ नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो सिंपल जाइए आप लोग आस्क बोर्ड के एप्लीकेशन पे, है ना, ऐप पे जाके क्या करिए, परचेस कर दीजिए, खरीद लीजिए। नहीं तो एक नंबर नोट कीजिए मेरा 6299248935। आप इस पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो क्या बाबू क्लास को शुरू किया जाए? आप लोग एकदम रेडी है? पहले नंबर क्वेश्चन को लगाया जाए, एक बार बताइए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे और दिमाग में सेट करता चला जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। देखिए परिभाषित करने में क्या बोला जा रहा है कि स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। बाबू परागकण हम आपको पढ़ा चुके हैं कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। बाबू पॉलिनेशन हम पढ़ाए हैं आपको, आप बताइए, पॉलिनेशन पढ़ाए हैं। पॉलिनेशन मतलब क्या, परागकण। परागकण हम क्या पढ़ाए हैं, परागण हमने पढ़ाया है कि जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर किसी पुष्प के वतिकाग्र तक, है ना, पहुंचता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। अब परागकण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या हुआ बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन। परपरागण का मतलब हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि बाबू स्वपरागण परपरागण को परिभाषित करे, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा परिभाषित करे। तो बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया कि स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, चाहे उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प तक, बाबू क्या उसके पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्रिया। बाबू बोलिए आपको समझ में आया? हमने क्या कहा, स्वपरागण की क्रिया क्या होती है, तो बाबू सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचे, चाहे उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण की क्रिया कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि स्वपरागण के प्रकार कितने होते हैं, जल्दी जल्दी। तो बाबू आपको स्वपरागण पता चल गया। स्वपरागण बच्चे बता रहे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार नाम लिख के बताइए कि स्वपरागण कौन कौन होते हैं, दो आप नाम लिख के बताइए। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि जब परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वतिकाग्र पर यहां पे स्थानांतरित होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। बाबू अब स्वपरागण दो टाइप के होते हैं, स्वयुग्मन परागण और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन परागण में क्या होता है, उसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचेगा, उसे हम लोग स्वयं स्वयुग्मन परागण कहते हैं।
है ना। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि उसी पुष्प का पराग कोण निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प होगा उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण। तो इतना डिटेल में आपको बता दिए। अब दूसरा बोला जा रहा है कि पर परागण क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो पर परागण की क्रिया क्या होता है कि जब किसी पुष्प का पराग कण पराग कोश से निकलकर, है ना बाबू, उसी जाति का कोई अन्य पौधा हो, है ना, उसी जाति का कोई अन्य पौधा हो, उसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण की क्रिया कहते हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पर परागण क्या होता है कि जब किसी पुष्प का पराग कण पराग कोश से निकलकर उसी पौधे के कोई अन्य जाति, है ना, उसी पौधे के यानी उसी जाति का कोई अन्य पौधा होगा, उसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचती है, वो किसी भी तरह से पहुंच सकती है बाबू। उसकी क्रिया होती है वायु के द्वारा भी पहुंच सकता है, जल के द्वारा भी पहुंच सकता है, कीटों के द्वारा भी पहुंच सकता है, चमगादड़ के द्वारा भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पर परागण की क्रिया कहते हैं। तो यहां पे लिखिएगा कि जब किसी पौधे के पराग कोश से निकलकर परागकण उसी स्पीसीज के किसी अन्य पौधा यानी एक ही जाति के कोई अन्य पौधा हो उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या ये आपको स्पष्ट हुआ, क्या ये आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए फटाफट से। क्लियर, चलिए यस सर क्लियर। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, फटाफट से एक बार नोट करेंगे। और बाबू गर्मी इतना ज्यादा है ना कि पूछिए मत, गर्मी से एकदम कपार फट रहा है, इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से। अब चलिए अगला है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का नामांकित चित्र लिख के परिभाषित करें, जल्दी जल्दी बताइए तो। देखिए बाबू इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाबू बोला गया है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें, है ना। 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाबू पुंकेसर क्या होता है, तो बाबू पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। यानी ये पुष्प का क्या होता है, नर और मादा भाग होता है। यानी पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है, और बाबू जयांग का होता है तो पुष्प का मादा जननांग होता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। तो वही बोला गया है कि जो पुष्प का, बाबू याद रखना है कि जो पुंकेसर होता है ना, यानी याद रखना है कि जो पुमंग की इकाई होती है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर का बोला जा रहा है कि बाबू क्या करना है कि चित्र बनाना है, तब उसको परिभाषित करना है। तो बाबू पुंकेसर कैसे होते हैं, तो ये पुंकेसर होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, चित्र हो गया। इसमें ये जो लंबा सा संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये क्या होता है, पराग कोश होता है ना। तो ये हमारा बन गया चित्र। अगर आपको सेक्शन कट करके बनाना है तो आप लोग कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, चार पालियों वाली मतलब दो पालियों वाली संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, दो दो प्रकोष्ठ होते हैं, और चारों कोनों पे क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होती है, चार परतों वाली होती है, और इसके अंदर क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको परिभाषित करना है, परागकण को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे बोला गया है पुंकेसर को परिभाषित कीजिए, नामांकित चित्र बनाए। तो चित्र तो हमने बना दिया, अब परिभाषित करना है आपको। तो लिखिएगा कि पुंकेसर, है ना, पुंकेसर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पुंकेसर पुष्प का नर भाग है ना। वह पुष्प का तीसरा चक्र है जिसमें दो भाग होते हैं, परागकोश व तंतु, है ना। तो बाबू क्या होता है, दो भाग तंतु और परागकोश होता है। नर युग्मक परागकण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो सिंपल सा आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब बोला जा रहा है स्त्रीकेसर, तो जयांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। अब स्त्रीकेसर का चित्र किस प्रकार से होता है, तो ऊपर एक घुंडी सी संरचना होती है, उसके बाद से एक पतली नली होती है, और यहाँ पे नीचे का भाग फूला हुआ होता है, और ये होता है, प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसका नाम होता है स्टिग्मा। यानी स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। और ये होता है स्टाइल, स्टाइल का मतलब वर्तिका हो गया, और ओवेरी का मतलब क्या हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। तो ये चित्र हो गया, यानी यह क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है, और ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। क्या होता है, पुष्प का चौथा चक्र होता है ये। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि इनके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और बाबू अंडाशय। और अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, बीजांड, है ना, बीजांड पाया जाता है, जो मृदा युग्मक का क्या करता है बाबू, निर्माण करता है। यानी क्या, मादा युग्मक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो थोड़ा सा टाइपिंग लगता है मिस्टेक है, बाकी आपको ये क्लियर हो गया होगा। चित्र हम बना दिए हैं, समझा दिए हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़िए कि निम्नलिखित को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाए। जीवाणु कोशिका में क्या करना है आपको? द्विखंडन करना है। बाबू द्विखंडन का मतलब क्या होता है? आप सभी बच्चों को पता होगा द्विखंडन का मतलब क्या होता है। द्वि का मतलब दो, खंडन का मतलब क्या? तोड़ना। यानी जिसमें एक जनन कोशिका दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो वहीं बोला गया कि जीवाणु कोशिका में द्विखंडन करके दिखलाइए आप जीवाणु कोशिका में। तो ये क्या है? जीवाणु कोशिका है जिसमें क्या है? एक जनन कोशिका है, ये क्या हो रहा है? दो खंडों में टूट रहा है और ये दो खंडों में टूट के क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जीवाणु कोशिका में द्विखंडन। बहुत ईजी है, ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित को परिभाषित करे तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दे, है ना। निम्नलिखित को परिभाषित करना है और एक एक का एक एक उदाहरण देना है। पहला है बाबू आभासी फल, है ना, आभासी फल, है ना, आभासी फल। और दूसरा है अनिषेक जनित फल, है ना। तो सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि आभासी फल आखिर होता क्या है। तो आभासी फल की बात करें तो जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर, है ना बाबू, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, असत्य फल का निर्माण क्या? अंडाशय से ना होके बाबू पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाएगा। ठीक है, यानी याद रखना है कि जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर, है ना, अन्य अंगों से हो तो इस प्रकार के फल को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी या मिथ्या फल कहते हैं। जैसे सेब, सेब का क्या खाते हैं हम लोग? पुष्प खाते हैं। और सेब का बाबू क्या खाते हैं? मांसल पुष्पासन खाते हैं। और सेब क्या है? आभासी फल है, मिथ्या फल है। यानी आभासी फल या असत्य फल उसी को कहेंगे जिसका निर्माण अंडाशय से ना होके पुष्प के किसी अन्य भागों से होता है, तो उसे हम लोग आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब। अगला है अनिषेक जनित फल। अब अनिषेक जनित फल क्या होता है? तो अनिषेक जनित फल बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अनिषेक जनित फल। जैसे केला, अंगूर, अगर बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। और याद रखना है कि अनिषेक जनित फल के उदाहरण कौन कौन से हो गए? केला हो गया हमारा, अंगूर हो गया, ये क्या होता है? तो बाबू अनिषेक जनित फल होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया आभासी फल क्या होते हैं। आभासी फल को हम लोग क्या कहते हैं? असत्य फल। और आभासी फल क्या होता है कि जिसका प्यारे बच्चों विकास बाबू क्या अंडाशय से ना होके पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? याद रखना है आभासी फल। जैसे सेब हो गया, और क्या हो गया हमारा? सॉरी, सेब ही हमारा क्या होता है? आभासी फल होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग मिथ्या फल भी कहते हैं। और अनिषेक जनित फल क्या होता है कि अगर बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे केला हो गया, अंगूर हो। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड को परिभाषित करें। बीजांड क्या होता है प्यारे बच्चों? आप बताइए। बीजांड, तो सबसे पहले पुष्प का जो मादा जननांग होता है जयांग, उसका चित्र देखिए। बीजांड क्या होता है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक ऊपर गुंडी सी संरचना होती है, फिर प्यारे बच्चों एक लंबी सी संरचना होती है और नीचे का भाग फूला हुआ होता है। देखिए, तो ये हमारा होता है एस्टिग्मा। ठीक है, क्या होता है? एस्टिग्मा। ये क्या होता है? एस्टाइल, है ना, एस्टाइल होता है। और ये क्या होता है? ओवेरी होता है, अंडाशय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है अंडाशय के अंदर बीज का निर्माण होता है, बीजांड होता है। तो बीजांड को परिभाषित करें तो लिखिएगा कि प्रत्येक अंडक में एक उसकी यहाँ पे निचला भाग फूला हुआ होता है, निचला भाग फूला हुआ होता है ना, जिसे अंडाशय यानी ओवेरी कहते हैं। और इसी के अंदर बीजांड का निर्माण होता है ना, अंडाशय यानी ओवेरी कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसे स्टाइल यानी क्या? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तथा इसके ऊपर एक घुंडी के समान संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वतिकाग्र कहते हैं। और यह पुष्प का क्या होता है? मादा जननांग होता है। और इसी के अंदर क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि थ्योरी हम समझा चुके हैं, पूरा इजी ही लगेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि कदम में किसके द्वारा परागण होता है? बाबू हर चीज में अलग अलग परागण की क्रिया होती है। वही क्वेश्चन है कि कदम में परागण की क्रिया बताइए कि कदम में किसके द्वारा परागण होगा। तो बाबू कदम में लिखिएगा कि कदम में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। कदम में किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। इसे क्या कहते हैं? कायरो पेटोरीफिली कहते हैं। क्या? कायरो पेटोरोफिली कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, कदम में किसके द्वारा होता है? तो बाबू याद रखना है चमगादड़ के द्वारा, जिसे हम लोग कायरो पेटेरोफिली कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला
कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों कहते हैं, है ना। यानी विपुंसन क्या है, तो अपरिपक्व पुष्प के पुंकेसर को काट के हटाना ही विपुंसन कहलाता है, या कृत्रिम परागण के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों जो अपरिपक्व पुष्प होते हैं, तो जैसे ही उसमें पुंकेसर निकलता है ना, चिमटे की सहायता से उसको काट के हटा देना ही क्या कहलाता है, पुंकेसर को, उसी को कहलाता है विपुंसन की क्रिया। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि कृत्रिम परागण हो सके, है ना, यानी मानव के द्वारा उसमें कुछ चेंज चांज करना हो तो हो सके। यानी याद रखना है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, तो साफ साफ लिखिएगा अपरिपक्व पुष्प के पुंकेसर को काट कर हटाना ही क्या कहलाता है, तो विपुंसन की क्रिया कहलाती है। चलिए बाबू क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। और यह कृत्रिम परागण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर क्लियर, आगे बढ़ जाइए बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन कि कूट फल के बारे में उदाहरण बताइए। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि कूट फल के बारे में उदाहरण से बताइए कि कूट फल आखिर होता, कूट फल के बारे में एकदम आपको उदाहरण से बताना है कि आखिर कूट फल क्या होता है। तो लिखिएगा कूट फल क्या होता है कि जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ, अब अंडाशय से तो हो तो सत्य फल, और अंडाशय से ना हो और किसी अन्य जगह पे हो तो उसे असत्य फल या आभासी फल कहेंगे। लेकिन अगर कूट फल की बात करें कि कूट फल क्या होता है, तो जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के किसी अन्य भाग से भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उस फल को ही कूट फल कहते हैं। देखिए कितना इजी डेफिनेशन, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि कूट फल क्या होता है। तो कूट फल क्या होता है कि जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ फूल के किसी अन्य भाग से क्या होता है बाबू, निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया, शरीफा हो गया, ये सब क्या है, कूट फल है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। क्या होता है कि जब किसी फल का निर्माण या गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के किसी अन्य भाग से भी हो, तब उसे क्या कहेंगे, कूट फल कहेंगे। आगे बढ़ जाइए कि मोनोकॉर्पिक, है ना, मोनोकॉर्पिक, यहाँ पे याद रखना है कि फलों के उदाहरण परिभाषित करें। यानी मोनोकॉर्पिक फल क्या होता है, अब याद रखना कि मोनोकॉर्पिक फल क्या होता है। तो मोनोकॉर्पिक के बारे में हमने आपको पढ़ा है कि वैसा फल जो पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देके क्या हो जाए, मृत हो जाए, उसे क्या कहेंगे, मोनोकॉर्पिक फल कहेंगे। यानी मोनोकॉर्पिक फल क्या होता है, वैसे फल जो पूरे जीवन काल में, वैसे पौधे जो पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देके क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोनोकॉर्पिक। यानी लिखिएगा मोनोकॉर्पिक फल क्या है, तो मोनोकॉर्पिक फल उस फल को कहते हैं जो मोनोकॉर्पिक पौधा, यानी अर्थात पौधा जो एक बार फल देकर क्या हो जाए, मृत यानी मर जाए, तो उसे कहते हैं मोनोकॉर्पिक पौधा। ठीक है, मोनोकॉर्पिक फल, यानी मोनोकॉर्पिक फल किसे कहेंगे, वैसे फल, वैसे पौधे जो पूरे जीवन काल में एक ही बार क्या कर देते हैं, फल देते हैं, उसके बाद से मृत हो जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों केला हो गया, केला के घौद में एक ही बार केला होगा, उसके बाद से क्या होगा, उसमें फिर केला नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, मोनोकॉर्पिक फल हो गया केला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए अगला कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या है। बाबू भ्रूण कोश जो होता है उसकी घटक कोशिकाओं के नाम लिखने हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, फटाफट से बताइए। और वीडियो को शेयर भी करते रहिए मेरे चेले, फटाफट से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या है, तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला होता है अंड, जो कि हैप्लॉइड होता है ना, अगुणित होता है। द्वितीय केंद्रक जो कि होता है डिप्लॉइड, यानी क्या होता है, द्विगुणित होता है। सहायक केंद्रक जो होता है सेकेंडरी, बाबू यहाँ पे याद रखना है कि सेल, ये जो हमारा होता है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है, याद रखना है, अगुणित। और यहाँ पे एंटीपोडल कोशिकाएं जो होती है क्या होती है, अगुणित होती है। यानी भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम निम्नलिखित है, ऐसे लिखिएगा। पहला लिखिएगा अंडा, है ना, पहला लिखिएगा क्या, अंडा। दूसरा द्वितीय केंद्रक, सहायक केंद्रक, एंटीपोडल कोशिकाएं, ये सब भ्रूण कोश के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, घटक कोशिकाएं होती हैं, जिनका नाम ये निम्नलिखित हमने बताया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाइए अगला कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का नामांकित चित्र बनाकर इसे परिभाषित कीजिए। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और 2022 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है, 10 बनाना रहता है, कहीं एक चैप्टर से 5 गवा गया, आप बना दिए तब तो बल्ले बल्ले है आपका। देखिए क्वेश्चन है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर के नामांकित चित्र द्वारा क्या करना है, आपको परिभाषित करना है, खाली चित्र बनाना है। तो बाबू याद रखना है कि पुंकेसर क्या होता है, तो
केसर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें ये क्या होता है, तंतु होता है, और इसको क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। ठीक है, पराग कोश कहते हैं। जब पराग कोश को हमने सेक्शन कट किया, तो ये प्यारे बच्चों, जब इस पराग कोश का हम सेक्शन कट करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखलाई देती है। इस प्रकार से अब उस संरचनाएं दिखलाई देती है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखलाई देती है। ठीक है, बताते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखलाई देती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखलाई देती है, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छा तरीके से बताया हुआ है। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखलाई देती है, जिसमें दो पाली होता है, दोनों में दो दो प्रकोष्ठ होते हैं, और चारों कोणों पे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है, जो 4 परतों वाला होता है, आप बना लीजिएगा, है ना। कुछ इसको सेक्शन कट किए, देखिए परागकण है ना, वो पुंकेसर है, पुंकेसर का सेक्शन कट किए तो कुछ इस प्रकार का प्यारे बच्चों फिगर निकला। तो आप लोग कुछ इस प्रकार का फिगर बना सकते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हैं। स्त्रीकेसर की बात करें तो प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं कि ऊपर क्या होता है, घुंडी सी संरचना होती है। ठीक है, और फिर बीच वाला भाग लंबा होता है, और नीचे का जो भाग होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें घुंडी सी संरचना को स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा का मतलब क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। अब ये लंबा सा होता है, इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, यानी स्टाइल कहते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो फूला हुआ भाग होता है, इसे ओवेरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, पराग कण आता है, और प्यारे बच्चों इसका अंकुरित होता है, और ये पराग नली का निर्माण करता है, और ये रास्ते में ही क्या कर देते हैं कि जनन कोश का विभाजित करके दो नर युग्मक क्या करता है, निर्माण कर देता है, और बीजाणु द्वार में आके, और प्यारे बच्चों यहाँ से एक अंड कोशिका और एक यहाँ पे नर युग्मक मिलता है, और एन मिलके 2n बना देता है, और इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, इतना इजी तरीके से हम आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी में कि आप आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़ जी कि वायु परागण क्या है, वायु परागित पुष्पों के गुण का सुधारण वर्णन करें। यानी वायु परागण क्या है, तो वायु परागण यानी क्या हो गया, पर परागण का ही एक प्रकार है। वायु परागण क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकलकर वायु के द्वारा उसी जाति के कोई अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहते हैं वायु परागण। तो वायु परागण आपको समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों इसका गुण क्या क्या है, ये आप लोग सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन की, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक वायु द्वारा पहुंचता है, तो इस प्रकार के परागकण को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेषता क्या है कि ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु के द्वारा परागण होना है, तो इसको ना सुंदर दिखना होगा, ना ज्यादा रंगीन होगा, ना खुशबूदार होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। ये भड़कीले नहीं होते, मकरंद ग्रंथि और सुगंध का अभाव होता है। किस लिए सुंदर दिखे भाई, जब इसको वायु परागण के द्वारा ही मतलब वायु के द्वारा ही इसको क्या करना है, अपने परागण की क्रिया को संपन्न करना है। तो ये किस लिए सुंदर दिखे, किस लिए इसमें अमृत हो, सुगंध और अमृत का अभाव होता है। यह प्रायः छोटे होते हैं। यहाँ पे याद रखना है, पराग कणों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। तो ठीक है, ये आप लोग याद रखना है, क्योंकि पराग कणों की संख्या इसलिए अनगिनत होती है क्योंकि वायु के द्वारा बहुत सारे पराग कण, जरूरी थोड़ी है कि सब वर्तिकाग्र पे ही पहुंचेगा, कुछ कुछ बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं और कुछ ही जाके वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। आगे बढ़ जाइए, अगला कीट परागित वाले पुष्प की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले कीट परागण क्या होता है, तो जब किसी पुष्प का परागकण कीटों के द्वारा किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। अब कीट परागण पुष्प की विशेषता क्या होगी, तो कीटों के द्वारा परागण की क्रिया इसको संपन्न कराना है। तो बाबू ये पुष्प को पता है कि कीट जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक परागकण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये पुष्प क्या करेगा, अपने अंदर से मकरंद ग्रंथि यानी नेक्टर स्रावित करेगा, यानी अमृत स्रावित करेगा। ठीक है, ये जो पुष्प होगा खूब सुंदर दिखेगा, खूब सुंदर यानी रंगीन होगा, खूब इसमें सुगंध होगा, ताकि जितने भी परागकर्ता है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करे, इसके तरफ आकर्षित कर सके, ताकि ये परागकण की क्रिया संपन्न करा सके, है ना। ये खूब सुंदर क्या करेगा, गुच्छा में खिलेगा, एगो खिलने का इसका एगो समय होगा, खूब बढ़िया लाल पीला हरा होगा, इसमें सुगंध होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं विशेषता इसकी क्या होगी कि ये पुष्प बड़े रंग युक्त तथा आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होता है, रंगीन होता है, बहुत सुंदर होता है। पुष्प की पंखुड़ियां बड़ी बड़ी होती है, जिससे परागकण क्या हो सके, आकर्षित हो सके। छोटे पुष्प एक साथ गुच्छे में खिलते हैं और यहाँ पे होकर एक सीरा बनाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्यमुखी ले लीजिए, इनके खिलने का एक खास वक्त होता है तथा परागकर्ता भी उपस्थित रहता है। इसमें मकरंद स्रावित होता है या नेक्टर
प्रभावित होता है जो कीटों को क्या करता है, पोषण देता है। अब बाबू कीट को कुछ मिलेगा तब तो पुष्प के पास जाएगा, क्यों नहीं, कीट वायु परागित पुष्प के पास जाता है, क्योंकि वायु परागित पुष्प के पास ना तो नेक्टर है, ना तो सुंदर है, ना तो सुगंध है, कुछ भी नहीं है, तो उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन कीट परागित जितने भी पुष्प होते हैं वो खूब सुंदर दिखते हैं, है ना, उनके पास क्या होता है बाबू, तो उनके पास याद रखने के नेक्टर होता है, अमृत होता है, जिससे इन कीटों को पोषण भी मिलता है, ठीक है। और बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती है, लाल लाल कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के, माने खूब सुंदर होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कीट परागित पुष्प के विशेषता। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है कि जल परागण के बारे में उदाहरण सहित बताइए। जल परागण क्या है बाबू, आपके एग्जाम में जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, ये तीनों में से एक रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अब जल परागण की क्रिया क्या है कि जब किसी पुष्प का परागकण जल के द्वारा बाबू किसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे हम लोग जल परागण कहेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जल के माध्यम द्वारा एक पुष्प का वतिकाग्र, है ना, दूसरे पुष्प के वतिकाग्र के कणों को स्थानांतरित करना जल परागण की क्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली और यहाँ पे एपीहाइड्रोफिली होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाइए। अगला कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। ये गजब का क्वेश्चन है कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। बाबू सबसे पहले हम आपको पुष्प की यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पहले हम आपको पुष्प की संरचना बना देते हैं। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा वृतांत होता है ना, पुष्प वृंति होता है, उसके बाद से क्या होता है, पुष्पासन होता है, ठीक है, पुष्पासन होता है, उसके बाद से होता है ये बाह्य दलपुंज, ठीक है, इसके बाद बाबू दलपुंज होता है, इसके बाद होता है दलपुंज, ठीक है। ये क्या हुआ हम लोग का दलपुंज हो गया। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, दलपुंज हो गया। देखिए ये जो बना रहे हैं ना दलपुंज है, और यही पूछा गया है कि दलपुंज का कार्य क्या होता है। ये जो लाल लाल कलर का अभी हम बना रहे हैं ना, यही होता है दलपुंज। प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है, दलपुंज है। उसके बाद से पुष्प की संरचना में बात करें तो उसके बाद से क्या होता है बाबू, हमारा याद रखना है कि जयांग होता है, सॉरी यहाँ पे पुमंग होता है, पुंकेसर होता है, उसके बाद जो होता है ना बाबू जयांग होता है ना, जयांग, जो कि प्यारे बच्चों जिसे हम लोग इस केसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी पुष्प की संरचना है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि बाबू ये जो है दलपुंज है ना, बाह्य दलपुंज तो हरा कलर का होता है, लेकिन दलपुंज का कार्य क्या है, पुष्प में दल का कार्य क्या है, ये जो लाल पीला कलर के होते हैं पंखुड़ी, है ना, वो सब इसका कार्य क्या होता है। तो ये सुंदर दिखता है ताकि परागकण क्या कर सके, इसके तरफ आकर्षित हो सके, परागकर्ता आकर्षित होंगे, इसमें खुशबू पाया जाएगा ताकि इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। यानी साफ साफ लिखिएगा कि पुष्प में पुष्प का मतलब दलपुंज पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है, जो बहुत ही सुंदर रंग का होता है, ठीक है, तथा सुगंध रहित होता है। इसी के द्वारा परागकर्ताओं का आकर्षण होता है, खूब सुंदर सुंदर होता है, ताकि परागकर्ता जितने कीट मकोड़े हैं इसकी तरफ आकर्षित हो गए, ताकि ये परागकण की क्रिया क्या कर सके, संपन्न करा सके, ठीक है। तो यही कार्य होता है। उसमें दल के दो प्रकार के होते हैं। यह दल का अवस्था में ही जनन अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। दल की अवस्था में ही जननांगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यह कीट परागण में बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। यह सुंदर होता है, इसमें सुगंध होता है, तो जितने भी कीट मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तभी ये क्या करता है बाबू, परागकण की क्रिया संपन्न करवा पाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए। और आप लोग, इतना गर्मी है, पानी खूब ज्यादा पिया करिए, ठीक है, खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पिए। अब देखिए पुण्य पूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताएं। पुण्य पूर्वता का मतलब क्या होता है, याद रखना है कि पुण्य पूर्वता क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ना पुण्य पूर्वता, ये द्विलिंगी पुष्पों में होती है। कैसे, द्विलिंगी पुष्पों में होती है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि लड़का, जैसे मान लीजिए कि लड़का और लड़की है, ठीक है, तो आप लोग गांव में भी देखे होंगे कि लड़का लड़की वैसे ही रह गई और लड़का क्या हो गया, एकदम बड़ा हो गया, है ना। लड़की को देखिएगा कि अभी छोटी है, जब तक लड़का सयान हो गया, दाढ़ी मूछ आ गया, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। चाहे लड़का अभी छोटा है और देखिएगा लड़की एकदम बड़ी हो गई, है ना। यानी ये द्विलिंगी पुष्प में होता है। जैसे बात की पुण्य पूर्वता क्या है, तो ये द्विलिंगी पुष्प में परागकण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर परागकण में क्या होता है प्यारा बच्चों, उत्सर्जित करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुण्य पूर्वता कहते हैं। यानी क्या होता है, ये बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। जैसे एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, तो देखिएगा कि लड़की अभी छोटी ही है, जब तक लड़का क्या हुआ, बड़ा हो गया, है ना, खाता पीता घर का लड़का होगा, समझ लीजिए, बड़ा हो गया, उसकी मूछे धाड़ी आ गई, परिपक्व हो गया। वही होता है पुष्प में कि जयांग से पहले क्या होता है,
सॉरी यहाँ पे याद रखना है, पुमंग से पहले क्या होता है, जो जयांग होता है वो क्या होता है, यानी पुंकेसर जो होता है परिपक्व हो जाता है और परागण मुक्त कर देता है पहले ही, है ना। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, तो हम लोग पुन पूर्वता कहते हैं। पुल्लिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोकने का रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है, ये स्वनिषेचन को रोक के विभिन्नता उत्पन्न करता है, क्योंकि बाबू स्वनिषेचन इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि पराग कण क्या हुआ है, सॉरी इसमें क्या हुआ है कि जो केसर है पहले ही क्या किया, परिपक्व हो गया, परागकण मुक्त कर दिया, जबकि जयांग अभी परिपक्व हुआ ही नहीं है, इसमें स्वपरागण नहीं होता है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला कि वायु परागण क्या है, वायु परागण पुष्प के सुधारण वर्णन करें। तो जब वायु के द्वारा पुष्प, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब 17 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है। और अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और आज सुबह में ही 1 बजे क्या हुआ था, सब्जेक्ट मतलब सॉरी थ्योरी का क्लास हुआ था, फिजिक्स का डेरिवेशन कराए थे, वो भी ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक करिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करिए। और ठीक है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, और पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बाबू मिलते हैं कब, तो मिलेंगे ऐसी अगली क्लास में, जब तक आप अपना क्या करिए, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।